नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने की तैयारियों के बीच अनुच्छेद 370 की बहाली का वादा करने वाले दलों की जमकर खिंचाई की और कहा कि वह लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। पिछले महीने कांग्रेस छोड़ने के बाद कश्मीर घाटी में अपनी पहली रैली में उन्होंने कहा कि केवल संसद में 2/3 बहुमत वाली सरकार ही जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली सुनिश्चित कर सकती है। आजाद का इशारा गुपकार गठबंधन और कांग्रेस की ओर रहा, जिन्होंने आजाद के 370 पर बात न करने पर सवाल उठाए थे। जम्मू कश्मीर के सीएम रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अब कश्मीर में धारा 370 बहाल नहीं हो सकती। कश्मीरी इसके सपने देखना छोड़ दें। आजाद रविवार को बारामूला में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस छोड़ने के बाद कश्मीर घाटी में अपनी पहली रैली में कहा, आजाद जानता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। मैं या कांग्रेस पार्टी या 3 क्षेत्रीय दल आपको अनुच्छेद 370 वापस नहीं दे सकते। बहरहाल आजाद के इस बयान के बाद से ही एक बार फिर 370 की बहाली को लेकर बहस छिड़ गई है और ये सवाल खड़े होने लग गए हैं कि धारा 370 की बहाली को लेकर बने इस गुपकार गठबंधन का औचित्य क्या है और क्या वाकई ये गुपकार गठबंधन महज लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोग कहता हूं, तुम मुझे साथ दे दो, मैं खून दूंगा। लेकिन ये गुजारिश करूंगा, अब किसी को एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए ये झूठे नारे जो हो नहीं सकता, हो क्या सकता है? स्टेटहुड हो सकती है। बिल्कुल उसके लिए जद्दोजहद कर दी, क्योंकि उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। हम इतनी स्टेटें बनाते हैं रोज, कई उनके बिल मैंने पेश किए हैं यूटी से, 2/3 अक्सरियत नहीं है और वो तो गवर्नमेंट ने मना। जमीन हमारा वापस करें, हम उसकी मालिक हो जाएं कोई बाहर वाला, उसमें पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं। जो हुकूमत बनाएगी वो खुद कर सकती है। बाहर वाला नौकरी न करे, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती कोई बाहर वाला। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हों जिनके 35-35 एमपी को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में है। मुझसे मत बुलवाओ। मैं कहूंगा, मैं आसमान को जरा दोपहर में उसकी गर्मी कम करा करूंगा, गर्मी न लगे, मैं कर सकता हूं। तो क्यों क्या शौलता रखा हुआ, बेअक्षलता रखा। गुलाम नबी आजाद 370, अरे गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोले नहीं बेचता था, पार्लियामेंट चलाता था। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हों जिनके 35-35 एमपी को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान
और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुन्ना खान जी कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। देवेंद्र प्रमुख जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। चलिए देर से ही सही, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर के किसी नेता ने तो जम्मू कश्मीर के लोगों को सच से वाकिफ करा दिया कि अब धारा 370 की तो बहाली नहीं हो सकती। देवेंद्र जी। देखिए पल्लवी जी, अच्छी बात है और अच्छी बात का स्वागत होना चाहिए। आजाद जी एक अच्छे नेता रहे हैं, लंबा अनुभव है और अच्छी बात निकल कर ये आई है कि एक बड़े नेता का बयान आया है। और जिस तरह से जम्मू में 370-35 हटने के बाद उसका दुरुपयोग कर रहे थे छोटे छोटे दल, वहां छोटे छोटे वो राजनीतिक, जब से देश आजाद हुआ लगभग 60 वर्षों से जम्मू कश्मीर के साथ जो खेल खेला जा रहा था, कुछ परिवार इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर दोनों को लूटने का काम कर रहे थे। वहां से अथाह धन संपत्ति इकट्ठी कर राजनीति कर रहे थे। अपने परिवारों को विदेश में बचाकर भेजकर सुरक्षित करने के बाद जम्मू कश्मीर को जला रहे थे, आतंकवाद फैला रहे थे। उनकी सारी कथनी और करनी वो सारी क्लियर हो चुकी है। 370-35 से हटने का परिणाम आना शुरू हो गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजाद जी ने एक किसी पार्टी से अलग हटकर अपना बयान जो दिया, जो स्पष्टीकरण दिया, वो एक सुलझे हुए नेता के लिए अच्छी बात है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि बेवजह किसी के बहकावे में आकर अपने विकास को ना रखें, क्योंकि जम्मू और कश्मीर देश का वो अभिन्न अंग है, वो हिस्सा है जो एक तरह से हर चीज के लिए खनिज पदार्थों से जाना जाता है, जिसमें इतनी चीज उपलब्ध हैं कि अपने ही बल पर अपने साथ साथ आस पड़ोस के राज्यों के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए जम्मू में जल्दी से जल्दी सब चीज बहाल होकर कानूनी रूप से, कानूनी प्रक्रिया के तहत वहां सारे कार्य जितने सुचारू रूप से जल्दी स्टार्ट होंगे, उतनी वहां के नागरिकों के, वहां की जनता को बड़ा लाभ होगा। और ये आज फिर से एक बड़ा दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय उस नेतृत्व को मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि आज जम्मू में लिया गया डिसीजन वर्ल्ड में ये बात उठी है, पूरी दुनिया में बात उठी है, साबित हुआ है। और आजाद जी के बाद मोहर लगी है कि जिन्होंने पूरे जीवन कांग्रेस की राजनीति करी और जो सारा कुछ जानते हुए स्पष्टीकरण दिया कि ये डिसीजन शानदार था, ईमानदार था और जम्मू के लिए हित में। चलिए विपिन शर्मा जी, एक बात तो साफ है, जो गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि केवल संसद में 2/3 बहुमत वाली सरकार ही जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को वापस बहाल कर सकती है। तो फिर ये गुपकार गठबंधन बनने का औचित्य क्या है? अब तो साफ तौर पर ये माना जाए कि वाकई में वहां लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इकट्ठे हो गए हैं, हर मंच से ये कहता है कि हमारी सरकार आने दो, हम धारा 370 वापस ले आएंगे। कैसे ले आएंगे वापस? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये पहलू कि इतने वर्षों से कश्मीर के युवा को गुमराह करा जा रहा था। वहां का युवा अपनी फौज को, हिंदुस्तान की फौज को, जिसपे हमें फक्र है, नाज है, उसको दुश्मन समझ बैठा था और पत्थरबाज बन गए थे, पथराव करते थे। कितनी शर्मनाक बात है। वहां पर कौन युवाओं को गुमराह कर रहा था? तो ये जो छलावा था, आप एक विशेष दर्जे की बात करते हैं, तो वो जो उसको हटाया गया तो एक नई सुबह का आगाज हुआ, नए कश्मीर की नींव रखी गई थी। तो यहां पर ये कहना कि बार बार आप गुपकार जो गठबंधन है वो अगर ये जनता से बात बोले, कश्मीर वासियों से बात बोले कि हम उसकी बहाली करेंगे, तो ये गुमराह करने वाली बात है। ये तो एक नई सुबह का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान तो महज बोलते थे कि हम नया कश्मीर, नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो तो सिर्फ एक जुमलेबाजी थी। यहां पर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या हर एक देशवासी जब बात करते हैं नए भारत की, नए कश्मीर की, तो हम लोग वो जज्बा रखते हैं कि वो करके दिखाते हैं। और हमने वो करा है। जब 370 धारा और 35 से हटाई गई तो वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय पटल पे संदेश गया कि अब ये भारत का समय है, 21वीं सदी का भारत है। ये बात समझनी पड़ेगी कि इसको आप कैसे बहाल कर सकते हैं। और ये तो एक अच्छी बात हुई है। यहां पर इतने समय से किसका उद्धार हुआ था? चंद परिवारों का उद्धार हुआ था। तो यहां पर और जो बातें करते हैं, दुहाई देते हैं कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत,
असल मायने में क्या हुआ था? इतने कौन जाता था कश्मीर, जो धरती का स्वर्ग कहलाता है, हिंदुस्तान का मुकुट कहलाता है? तो ये बातें गुमराह करने वाली नहीं करनी चाहिए। और जनता जनार्दन है, ये पब्लिक सब समझती है, 21वीं सदी की जनता है, वो समझती है कि कौन उनके हित में बात करता है। और अब तो विकास के कार्य हो रहे हैं और काफी प्रगति पे है, तो ये बात समझनी पड़ेगी। अब जो गुमराह करेगा जनता उसको नकार देगी। लेकिन सारी चीजों पर अभी भी देखिए सहमति तो नहीं बन रही है। और अगर हम गुलाम नबी आजाद के बारे में बात कर रहे हैं विपिन शर्मा जी, तो कई मौकों पर ये देखने में आया है कि बीजेपी के साथ उनकी करीबी है। हालांकि अभी उन्होंने ना तो बीजेपी में जाने का ऐलान किया, ना ही किसी तरह के गठबंधन का ऐलान किया। अभी तो यही बातें आ रही हैं कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन करीबियों की बात बहुत रही है। अब इस बयान को क्या उस करीबी से ही जोड़कर देखा जाए? और जो कुछ फैसले लिए गए, हालांकि उसके खिलाफत में भी दिखे ही हैं गुलाम नबी आजाद। जो वोट का, मतदान का फैसला लिया गया कि बाहरी राज्यों से आकर भी लोग यहाँ मतदान कर सकते हैं, उसकी खिलाफत में भी दिखे। खुद गुलाम नबी आजाद ने अपनी रैली में ये बात कही है कि हम इस तरह के फैसलों का बिल्कुल स्वागत नहीं करते हैं। पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा, आपने जो सवाल पूछा है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लाजवाब आपने सवाल पूछा है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ है कि राजनीति में जैसे कोई भी किसी भी संभावना से आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, उसी तरह से राजनीति में कभी भी कोई संभावना बन सकती है। और यहाँ पर अगर एक नेता किसी राजनीतिक दल का दूसरे नेता को, दूसरे राजनीतिक दल को अगर उसकी तारीफ करता है, तो उसमें भी लोगों को कुछ और मायने नजर आते हैं। यहाँ पर ये बोला गया था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब वो हताश हो गए थे, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम लोग युवाओं को सशक्त करेंगे, युवाओं को तवज्जो मिलेगी, वो महज बातों में रह जाती है। और वहां पर जब वो हताश हो गए, इतना उन्होंने जीवन खपा दिया, जीवन दिया अपना पूरा कांग्रेस पार्टी को, कोई ना कोई तो कारण था। जब वो हताश होकर दूसरी तरफ रुख कर गए, तो निजाय उनकी नाराजगी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनको बोला गया था कि उनके खून में गद्दारी है। तो ये बातें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर गुलाम नबी आजाद अगर कोई बात कर रहे हैं, तो उसका ये मायने नहीं है कि वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। अगर वो सही बात को, और अगर अच्छी बात कोई कर रहा है, कोई एक अच्छी शुरुआत हुई है, तो सिर्फ उस बात को आगे लेके आ रहे हैं। उन्होंने बात ये बिल्कुल साफ अपना रुख कर दिया कि 370 को अब उसकी बहाली करना नामुमकिन है, वो मुमकिन नहीं है। तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? उन्होंने तो बिल्कुल एक कड़वा सच बोला है। अभी हमारे साथ मुन्ना खान जी जुड़े नहीं है, जुड़ेंगे तो उनसे मुझे कई सवाल लेने हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने उन पर बड़े करारे प्रहार किया। देवेंद्र प्रमुख जी, एक वादा कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद कि हमारी जमीन पर हमारा स्वामित्व होना चाहिए। कोई बाहर का व्यक्ति आकर अगर हमारी जमीन पर अपना स्वामित्व स्थापित करने की कोशिश करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे तौर पर आपके द्वारा लिए गए फैसलों का वो विरोध कर रहे हैं। और सही बात है, वो कहना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जमीन तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होनी चाहिए ना। आप दूसरे लोगों को अगर देना चाह रहे हैं, तो उससे ये थोड़ी ना साबित हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये साबित करने के लिए आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जमीन कोई और खरीद ले? पल्लवी जी, शानदार क्वेश्चन है आपका, और इस पर विश्लेषण करने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट चाहिएगा बस। बिल्कुल सर, पूरा समय। ये जो क्वेश्चन आया कि जम्मू और कश्मीर की जब बात कर रहे हैं हम, ये कश्मीर की बात कर रहे हैं कि ये अभिन्न अंग भी है और ही लोगों को, मैं भी इस चीज को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। मैं कहाँ बाहर हूँ और कहाँ भारतीय जनता पार्टी बाहर है? ये पूरे देश का अभिन्न अंग है। मैं पहले कह चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है जी। जम्मू कश्मीर के हिस्सा हम हैं। जम्मू कश्मीर के बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे देश के कोने कोने में पढ़ रहे हैं। बहुत देश के नौजवान और लोग जो देश के कोने कोने में बिजनेस कर रहे हैं, उसी हिस्सा को तो हम जोड़ना चाहते थे, उसी से तो हमने बचाया है। आज जम्मू कश्मीर भारत के कौन से प्रदेश और देश से अलग, कौन से प्रदेश से अलग है, कौन सा हिस्सा अलग हो सकता है? ये तो एक, मैं कहूंगा, बेतुका क्वेश्चन हो सकता है। अगर ये किसी भी नेता ने किया, मैं नाम नहीं ले रहा, अगर वो जम्मू कश्मीर की अलग बात कर रहा है या हमारा बता रहा है, तो फिर जम्मू कश्मीर के लिए ये अच्छी बात नहीं कह रहे। अच्छी बात ये कही है उन्होंने कि ये जो है अब हो नहीं सकता दोबारा, और ये देश का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के लोग देश के कोने कोने में हैं और कोने कोने के लोग जम्मू कश्मीर में जाएंगे, क्योंकि वो देश का बहुत शानदार राज्य है। बहुत स्वर्ग भी कहा जाता है उसको, धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो इसको जोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी ने जो 60 वर्षों से, लगभग 70 वर्षों से
जिससे कांग्रेस की नीतियों ने दोगलेपन में देश के कुछ हिस्सों को दूर नहीं तो रखने सर का गुजरात प्रयास का किया। उदाहरण दे देते हैं उसको ना कि माननीय आपने प्रधानमंत्री गुजरात जी ने में आपने किसी ने गुजरात लेकर में कर तय रखा है कि वहां जाकर आप जमीन नहीं ले सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए आपने ये कर दिया कि आप वहां जाकर जमीन खरीद लीजिए। बार बार गुजरात का उदाहरण दे दिया जाता है ना, तो फिर ये बोला जाता है कि क्या आपकी दोहरी नीति है, क्या आप दोहरा रवैया अपना रहे हैं? नहीं, जो दोहरा रवैया नहीं अपनाया हमने। जम्मू कश्मीर के लिए जो 35 से 370 है, ये बनाए किस लोगों ने थे? ये जिस रियासत ने जिन लोगों ने बनाए थे तभी तो ये तोड़ दिए गए हैं। ये किसी आजादी की पहली उसकी शख्सियत का बनाया हुआ नहीं, कुछ लोगों के बनाए हुए कानून थे जो अपनी सुरक्षा को लेकर अपने लाभ के लिए बनाए गए थे, अपने परिवार के लिए बनाए गए थे, इसलिए इनको हटा दिया गया है। और इसमें दूसरे प्रदेश से भी तुलना की जरूरत नहीं पड़ेगी। पल्लवी जी, बहुत लंबे समय की डिबेट है, अगर इसी पर चर्चा होने लगी तो इसके लिए और मुझसे भी जल्दी जो शॉर्ट में कर देंगे। विपिन भाई बैठे हैं, उनका ये काम है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर जो भारत का वो अभिन्न अंग है। हमने जम्मू कश्मीर को इसीलिए 35A और 370 से आजाद किया है कि वो देश में सबसे शानदार राज्य और विकसित राज्य कहलाए, और वहां जितना अब तक पिछड़ापन रहा है या जहां वहां के नौजवानों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उन्हें उतनी ही स्पीड से इंसाफ मिले, सफलता मिले, और वो देश में जाकर अपनी वो तरक्की, और जिस तरीके के जम्मू कश्मीर के छात्र कोने कोने में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो MBBS डॉक्टर्स की हो, BDS डॉक्टर्स की हो, इंजीनियर्स की हो, IAS IPS की हो, ये सब सुविधा देने का काम जो भारत सरकार ने किया है, वो जम्मू के लिए आने वाले समय में एक रीढ़ साबित होगा, एक शानदार विकास का रास्ता साबित होगा। चलिए मुन्ना खान जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। चलिए सर, स्वागत है आपका। पहले तो आप मुझे यही बताइए कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे, अभी तो खैर हाल फिलहाल होने नहीं है, लेकिन जब भी होंगे तो आपके भी घोषणा पत्र में ये रहेगा क्या कि हम धारा 370 की बहाली करेंगे? साफ आई नहीं आवाज में। मैं ये पूछ रही हूँ खान साहब कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे तब क्या आपके घोषणा पत्र में भी ये रहेगा कि हम धारा 370 की बहाली करेंगे? नहीं, सवाल एक 370 धारा का नहीं है। मैं आपको एक बार शुरू से समझाऊं कि जिस तरीके से वो संवेदनशील राज्य है, और आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, जिस तरीके से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से देश को जोड़ने का काम किया, आजादी के टाइम और आजादी से पहले और आजादी के बाद, और उस टाइम भी बीजेपी मुखबरी और दलाली की वजह से देश टूटने के कगार पे थे, तो उस टाइम भी विरोध किया गया था इनका। ये RSS के लोगों का उस टाइम भी विरोध हुआ था, क्योंकि ये देश तोड़ने में शुरू से ही माहिर है, और अंग्रेजों के ये मुखबर थे, अंग्रेजों के दलाल थे, उनके कहने पे देश को तोड़ा जा रहा था। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही मुश्किल से देश को संभाला है, बहुत ही मुश्किल से संभाला। और आजादी के बाद आप देखो जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को विकास के रास्ते पे लेके आई, 1990 के बाद शांत कश्मीर को बीजेपी के द्वारा जिस तरह से जलाने की कोशिश हुई है, वहां पे जिस तरह से आज युवा बेरोजगार है, फैक्ट्रियां बंद है, वहां पे जिस तरह से आज घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे कश्मीरी हिंदू हो, जिस तरीके से घटना बढ़ रही है, तो ये कहते हैं मैं हिंदू हितैषी पार्टी हूँ, तो मैं कहता हूँ आज हिंदू पे आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, आज वहां पे हिंदू पे घटनाएं क्यों बढ़ रही है? बात किस बात के हिंदू हितैषी हो? हिंदू बोलने से नहीं होगा, आपको हिंदू की रक्षा भी करने पड़ेंगे। जिस तरह से हत्या हो रही है, जिस तरह से गैर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हो रही है, और आप झूठ पे झूठ फैला रहे हो। आप कह रहे हो 370 मिल सकते हो। चलिए प्रमुख साहब एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास। देवेंद्र जी एक बार बात कंप्लीट होने दीजिए। सरकार तुम्हारी थी और गद्दारी बीजेपी कर रही थी। अरे साले तो बीजेपी का कहीं से कहीं तक नामो निकाल नहीं था। जिस तरह तुमने चाइना को लाकर इस देश में 40,000 किलोमीटर घुसा दिया, और तुम्हारे नेता शांति के कबूतर उड़ाते रहे। ठीक है देवेंद्र जी वक्त दे दीजिए सर, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। प्रमुख साहब उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। सर आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी, प्लीज समझिए इस बात को। एक एक करके बात करेंगे सर, आप समझिए, दोनों एक साथ बहस करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक बार उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। देवेंद्र जी प्लीज।
देवेंद्र जी प्लीज बोलिए खान साहब। मित्र, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को जोड़ने का काम किया, और उस टाइम भी आरएसएस के लोग अंग्रेजों के कहने पे, अंग्रेजों को मुखबरी पे, अंग्रेजों के दलाली पे देश तोड़ने का काम किया। मैं समझता हूं उस टाइम के राजा हरि सिंह को क्या क्या नहीं कहा गया आरएसएस के द्वारा, लेकिन मैं आज बहुत सम्मान से कह सकता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, कि जी उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला के रखा, बना के रखा, और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। आप आधा अधूरा मिला के रखा था सर, आधा अधूरा मिला के रखा था खान साहब, पूरा तो हो ही नहीं पाया ना। ये कहने वाली बातें रह गई सर कि अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग था, आधा अधूरा आप लेकर बैठे हुए थे। बेईमानी हुई थी या नहीं हुई थी, आप ये विपिन जी क्लियर कर देंगे। सुन ले, आधा अधूरा अंग नहीं था, मैं ये कह रहा। चलिए ठीक है प्रमुख साहब 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, बस 2 मिनट, फिर मैं विपिन जी का ही रुख करूंगी। प्लीज बताइए सर। अभी बंटवारे की आप बात कर रहे हैं तो फिर बहुत ही पीछे चली जाएंगी बातें, वो भी फिर उखाड़ लाएंगे कि किसने बंटवारा कर दिया, भारत पाकिस्तान किसने बना दिया। हम अभी रह लेते हैं कि अभी 370 की क्या स्थिति है, और क्या भविष्य में आप लोगों की भी ये कोशिश रहेगी कि 370 की बहाली हो जाए जम्मू कश्मीर में। बोलिए खान साहब, जल्दी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि 370 अब वापस नहीं हो सकता जब तक 2/3 बहुमत ना हो और कोई भी पार्टी दल ये ना बरगलाने की कोशिश करे। तो मैं ये कह रहा था, ये जीएनए का डीएनए तो मोदी में है चुका है, इसकी बातें जो है वो तो बीजेपी की भाषा बोल रही है। अच्छा। ये अब स्वतंत्र है बोलने के लिए, ये कुछ भी बोले, लेकिन जो 370 हटने से वहां पे जो कश्मीरियों का जो नुकसान हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर के भाइयों का जो नुकसान हुआ, मैं समझता हूँ उसे भरपाई करना, इस सरकार को भरपाई करनी चाहिए। जिस तरीके से आज वहां पे व्यवस्था खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वहां आए दिन आतंकी घटनाएं बढ़ जाती है। नोटबंदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी होते ही, अभी नोटबंदी का 370 से क्या लिंक? तो मैं क्या करूं, आतंकवादियों के घटने रुक गए या आतंकवादी घटना होनी बंद हो गई, घुसपैठिए रुक गए? ठीक है विपिन शर्मा जी, तो जो है घुमाया ना जाए, पॉइंट पर रखा जाए। अगर खान साहब ये मुर्दे उखाड़ने के लिए बैठे तो मैं काफी भारी पड़ूंगा इन पर, ये विपिन भाई जानते हैं बहुत अच्छे से। चलिए विपिन शर्मा, अगर डिबेट करनी है तो तरीका से करिए, आज जो मुद्दा है उस पर चर्चा करिए, आप बोलिए किसने देश के साथ कहां गद्दारी की है। अगर गद्दारी की बात आने लगी तो डिबेट छोड़नी पड़ेगी आपको। निश्चित तथ्य के साथ बैठता हूं, तथ्य के साथ बोलूंगा। अरे देश किसी के बाप का नहीं है, देश छुड़वाओगे, देश जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। देश दलालों को औकात नहीं है कहने की, नहीं खान साहब देश नहीं डिबेट बोला था सर, डिबेट छोड़नी पड़ेगी। आप कहाँ ले गए? देश छोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा है, डिबेट छोड़ने की कह रहे थे वो। आज से 70 वर्ष यहाँ लगने में पहुंचे, जिस स्थिति में आज पहुंचे हम, आज से कम 40 वर्ष पहले होते। आज भारत कौन सी स्थिति में खड़ा है? आज हिंदुस्तान आपको क्या शर्म लगती है? चिल्लाते रहे आप लोग। अडानी भारत के प्रधानमंत्री को भला किया, खड़े होकर भला किया, और आपके दलाली करने से अडानी और अंबानी का ये देश की सफलता, ये मित्र हमारे आज युवा बेरोजगार है, आज आशा की निगाहों से ये सरकार की तरफ देख रही है। 2014 के बाद जितनी भी आशाएं थी 2014 के बाद रही है, शानदार है, और आज वो विकास के तौर पर देखे जा रहे हैं, निगाह से देख रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चढ़ी हुई है, जो युवा बेरोजगार है, पेट्रोल को आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था 2014 के और 2022 के दाम कम हुए, इन्होंने पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं किए? चलिए ठीक है खान साहब, अब आप जा रहे हैं ना, आपकी पदयात्रा चल तो रही है, उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मुद्दों को जनता समझ पाए। अब आप दोनों शांत हो जाइए, मुझे विपिन जी का रुख कर लेने दीजिए, एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। खान साहब, प्रमुख साहब, एक एक करके बात कर लेते हैं। सर दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों शांत हो जाएं, दोनों शांत हो जाएं, एक एक करके बात करेंगे। प्रमुख साहब आप रुक जाइए, ठीक है प्रमुख साहब रुक जाइए सर। देवेंद्र जी माफ कीजिएगा, विपिन शर्मा जी, जीएनए के डीएनए में बीजेपी, घूम फिर कर बात वहीं आ गई। बताएं विपिन शर्मा जी, डीएनए बदल रहा है इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं क्या? जी
देखिए, आप सवाल दोहराएंगे अपना दोबारा एक मिनट? मैं ये कह रही हूँ, जीएनए के डीएनए में बीजेपी ये कहना चाह रहे हैं खान साहब कि गुलाम नबी आजाद का तो डीएनए ही बदल रहा है, अब वो तो हो ही गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, घूम फिर के फिर वही बात है जी। यहाँ पर कांग्रेस जब ऐसे बयानबाजी करती है या उनके प्रवक्ता करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वक्त है आत्ममंथन करने का। कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। बड़े महापुरुष दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, जिनका योगदान रहा है। लेकिन कांग्रेस, आप उसको तो नींद से जगा सकते हैं जो सोया हुआ हो, लेकिन जो जान के अनजान बना हो और जान के सोने की बात कर रहा हो या सोने का नाटक कर रहा हो, आप उसको कैसे जगाएंगे नींद से? तो यहाँ पर कांग्रेस को हर एक मंच से जताया जा रहा है कि आप आत्ममंथन करें, गिरबान में झांक के देखें कि क्या कारण है, आप जनता से दूर क्यों जा रहे हैं और आप परिवारवाद से बाहर क्यों नहीं निकलते। लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि वो बातें तो करती है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, युवाओं को सशक्त करेंगे, लेकिन वो महज बातों में रह जाता है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। दो बातें उठाई हैं यहाँ पर विपिन जी, खान साहब ने दो बातें उठाई कि धारा 370 हटने के बाद कौन सी आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगा पाई सरकार। पहला सवाल उन्होंने ये उठाया और दूसरा उन्होंने कश्मीरी पंडितों का सवाल उठाया कि 370 हटने के बाद भी चुन चुन कर कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं। तो फायदा बताएं ना जरा कि किस हिसाब से हटाया गया और उसका क्या फायदा रहा। मैं उसी पे आना चाहता हूँ। देखिए, जो विपक्ष अगर सवाल पूछ रही है भाजपा से, एनडीए सरकार से, तो वो जायज सवाल है। वो सवाल बनता है कि कश्मीरी पंडितों का क्या आपने करा, कि आप उनकी क्या घर वापसी होगी क्या? दूसरी बात, उनके लिए आप क्या करा रहे हैं कि जब मोदी सरकार आई है? दूसरी बात है कि आतंकवादी जो गतिविधियां है कि क्या उसमें कमी हुई है? तो वो भी बात बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह। लेकिन देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। एक अच्छी शुरुआत हुई है। पहली बात यह कि 370 को हटाया गया, 35 से हटाई गई धारा। उसके बाद अब कश्मीरी पंडितों की तरफ ध्यान जा रहा है और धीरे धीरे होगा। और ये भी आप अपने दुश्मन को कम नहीं समझ सकते। विदेशी ताकतें जुड़ी हुई है साथ में, जो फॉरेन फंडिंग होती है, कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में अमन शांति नहीं बनी रहे। और कश्मीर तो देखिए द्विपक्षीय मामला है, बायलैटरल इशू है। वो तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है, G7 की समिट में उन्होंने कोशिश करी कि हस्तक्षेप करे, दखल अंदाजी करे। वहां पर हिंदुस्तान ने साफ संदेश दे दिया। हिंदुस्तान ने इस बात की परवाह नहीं करी कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता से, आदमी से बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में इससे निपटेंगे। और ये बातें बिल्कुल एक संदेश चला गया। तो यहाँ पर जो विदेशी ताकतें जुड़ी हुई हैं कि वो कुछ अमन शांति का जो माहौल है उसको खराब करे, तो उससे भी है। इसीलिए मैंने बोला कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। और यहाँ पर हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, फौज है, वो मुस्तैद है। और यहाँ पर वो इस समय सरकार की भी प्राथमिकता है कि यहाँ पर कैसे कश्मीरी पंडितों का उद्धार हो, उनकी घर वापसी हो, उनके लिए और बढ़िया व्यवस्था मुहैया कराई जाए। और साथ में जो आतंकवादी की बातें हैं, वो तो देखिए कुछ बातें बड़ी गोपनीय है कि वहां पर सरकार क्या कर रही है या हमारी फौज क्या कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है, वो भली भांति जानते हैं किस समय पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात कहना सरासर गलत होगा कि यहाँ पर नकेल नहीं कसी गई है। वो भी कसी गई है। जब अच्छे कठोर कदम उठाती है सरकार, उसका भी विरोध होता है। वहां बोला जाता है देखिए सरकार ने कैसी एक नीति अपनाई हुई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो नई नीति आई है, आईटी पॉलिसी आई है हमारी 2021 की, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। तारीफ बनती है कि यहाँ पर जो फेक व्हाट्सएप के माध्यम से या जो दुष्प्रचार हो रहा था कि आप हेट स्पीचेस को आगे बढ़ावा दे रहे थे, तो नफरत, उससे तो नफरत फैलती है। और दुष्प्रचार हो रहा था तो उस पे रोक लगी है, लगाम लगी है। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि शुरुआत हुई है और धीरे धीरे आपको बदलाव दिखेगा। देवेंद्र प्रमुख जी, अब आप बताएं सर, कहां गद्दारी किसने की और आप कैसे जिम्मेदार हैं जम्मू कश्मीर की इस स्थिति के लिए? देखिए, एक चीज मैं और क्लियर करूंगा पल्लवी जी। दो क्वेश्चन आए हैं और विपिन भाई ने उनका कर दिया कि आप जो है जम्मू कश्मीर में जो पंडितों की हालत थी, अब से पहले उसमें क्या सुधार हुआ है या आतंकवाद में क्या सुधार हुआ है। अगर आतंकवाद की बात करें आप, तो आज का जम्मू और कश्मीर और अब से लगभग 8 वर्ष के पीरियड से पहले चले जाओ और एक एक चीज का आज तक का कंपेयर कर निकाल लीजिए।
आपको पता लग जाएगा कि आज जम्मू की और कश्मीर की हालत क्या है। कश्मीर में जो हालत थे, आए दिन जवानों पर अटैक होते थे। बड़ी बात यह थी कि वहां के नौजवान भी कभी कभार वहां के उन छछोरे कहूंगा मैं उन नेताओं को जो आज जेल काट रहे हैं, उनके कहने पर ही पत्थर मारने पड़ते थे। उससे देश की छवि खराब होती थी और वर्ल्ड स्तर पर होती थी। और पाकिस्तान जैसा नाकाम देश, बिल्कुल नंबर 1 का निकम्मा देश वर्ल्ड का, वो उसी चीज के वीडियोज बनाकर और ग्रुप तैयार कर ये फ्रंट पर जाकर कहता विश्व बिरादरी में कि भारत में जो है यहां विरोध होता है, मुस्लिमों के साथ गलत होता है, जम्मू कश्मीर के लोग जो नहीं चाहते। लेकिन सबसे पहले मेरी सरकार, हमारी सरकार, भारत सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया वो किया वहां के लोगों को दिल जीतना। और जब लोगों का ट्रस्ट बढ़ा तो 370 और 35 से वहां से हटने कितने जरूरी थे, ये तो आज गुलाम नबी जैसे लोगों के बयान भी साबित कर रहे हैं। इससे बड़े बड़े, मैं कोई हिंदू या मुसलमान की बात नहीं करता, देश के और भी अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, जो बड़े लीडरशिप हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इसका तारीफ की थी। और जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट आपने लोकसभा और राज्यसभा में दोनों देखे विधेयकों में जाकर जम्मू और कश्मीर में सरकार का समर्थन किया था। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही हमने इसको हटाया है। और आज विश्व बिरादरी जो कहती थी कि इसमें पाकिस्तान का कहीं हिस्सा है, वो साफ कह रहे हैं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या जापान हो या फ्रांस हो, और मैं तो ये कहूंगा कहीं ना कहीं चाइना को भी बोलना पड़ेगा आज नहीं तो कल कि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर और जम्मू, इसे पाकिस्तान छेड़कर गलती कर रहा है। ये चीज हम चाहते थे, ये चीज हुई है और ये चीज हमने साबित की है। इसी का परिणाम है आज वहां छुटपुट घटनाओं को छोड़कर जो प्री प्लान की जा रही है, कोई आतंकवाद वहां नहीं बचा, कोई सीमा की एंट्री वहां नहीं है। पाकिस्तानी आतंकवादियों की ऐसी कमर तोड़ी गई है कि बॉर्डर के आसपास आने की हिम्मत नहीं जुटा रही। और पाकिस्तान तो छोड़िए, चाइना भी अपने कंधे पर बस्ते रखकर और वापस वहीं निकल गया जहां सीमा बनाकर लेता था। कश्मीरी पंडितों का जो मसला है, क्या आप उन्हें छिटपुट घटनाओं में ले रहे हैं? क्या कश्मीरी पंडितों का जो मसला है, इन्हें आप छिटपुट घटनाओं में ले रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी विश्लेषण कर देता हूं। विश्लेषण कीजिएगा, एक मुझे आंकड़ा और ये दे दीजिएगा कि कितने कश्मीरी पंडित वहां पर बसा लिए गए। देखिए, जानकारी मुझे भी है, लेकिन मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि कितने कश्मीरी पंडित को आप बसा पाए। मैं बताता हूँ। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में पंडितों की वापसी के लिए सरकार ने पूरे सुलभ और रास्ते खोल दिए। बहुत परिवार वहां गए हैं। जब इन्हें लगा कि सारे परिवार वहां जाने लगे तो ये वहां की कुछ रियासतें और छोटी छोटी जो ताकत बची हुई थी, उन्होंने मिलकर उन्हीं लोगों को, खासकर पंडितों को निशाना बनाना शुरू किया, उन पर हमला किए। वो टीचर्स थे या गवर्नमेंट जॉब के लोग थे, उनको निशाना बनाया गया। वहां की सरकार, वहां की जो लोकल पुलिस है, फोर्स मिलकर सरकार के साथ जब उनको टारगेट किया तो वो स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हुई। और वह विपिन जी की बात का समर्थन करते हुए कि छूते ही सारी चीज खत्म नहीं होती, आने वाले का कुछ ही समय, ज्यादा नहीं कुछ ही समय, जम्मू कश्मीर में वहां का ब्राह्मण परिवार जो इधर उधर गया हुआ, भटका हुआ है, वो सारा वापसी करेगा। मैं एक गारंटी के साथ बोलता हूं। और उनके साथ बड़ी संख्या में और लोग जम्मू का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कश्मीर का हिस्सा बन रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को ये जवाब नहीं देंगे। आपने 2 बार सवाल पूछा और ये कंडी काट के निकल गए। ये कश्मीरी पंडितों का जवाब नहीं देंगे। ये तो सिर्फ ढोल नगाड़े पीटते हिंदू हितैषी होने का, ये ढोल नगाड़े पीटते हिंदू हितैषी होने का। आपने 2 बार सवाल किया कि आप कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। अभी मित्र हमारे मुस्कुरा रहे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर संवेदनशील एरिया है और वो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ। मैं कह रहा हूँ हमारे चारों तरफ जो देश है उसकी नीयत और नीति बिल्कुल ही गंदी है, सही नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार बॉर्डर सुरक्षा में बिल्कुल लापरवाह है। मैं आपको बता दूं 644 आतंकवादी छिटपुट घटनाएं हुई, 268 बार घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसमें 137 बार वो कामयाब रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार से कि आप किस चीज की आप उपलब्धि गिनवा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आज वहाँ पे जो सुरक्षा का मसला है बेहद संवेदनशील है। वहाँ पे खुलेआम हो रहा है ये काम, चाहे आतंकवादी घटना हो, कश्मीरी पंडितों पे हमला हो, चाहे गैर कश्मीरियों हिंदुओं भाइयों पे हमला हो, वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी है।
वो बॉर्डर की जो सुरक्षा है वो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बॉर्डर का एरिया 50 किलोमीटर केंद्र सरकार के दायरे में आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति की कोई बात नहीं वहां पे, तो केंद्र सरकार जिम्मेवारी लेने से बच क्यों रही है? इन्होंने क्या क्या वादे किए कि 370 हटेंगे, लोग वहां प्लॉट लेंगे। भाई कितने प्लॉट ले लिए? आज ये नौबत वहां पे आई कि लोग वहां पे सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे, अपने आप को डरे हुए हैं। अनुपम खैर के वो बातें कहाँ गई कि अत्याचार हो रहे कश्मीरी पंडितों पे, लेकिन आज वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ये शाह और शहनशाह की जो सरकार है ये डर और भय का माहौल बना रखा है पूरे देश के अंदर। आपने देखा इसी बात पे 8 तारीख से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, और भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन और 3700 किलोमीटर के बाद आपको एक अलग हिंदुस्तान दिखेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा इसलिए की जा रही है क्योंकि देश के अंदर जो भाईचारा और स्वार्थ बिगाड़ने का काम किया है उसको तोड़ा जाए, इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। आतंकी घटनाओं का आंकड़ा दिया खान साहब आपने, अब मुझे ये भी आंकड़ा दे कि रोजाना या फिर चलिए एक हफ्ते का आंकड़ा दे दीजिए कि कितने आतंकवादी मारे गए वहां पर। उसके अलावा पत्थरबाजी की घटनाओं का आप मुझे आंकड़ा दीजिए, ये भी तो आंकड़ा आप लेकर बैठे ना सर। 15 अगस्त पे क्या तस्वीरें थी जम्मू कश्मीर की, वो आंकड़ा भी आप मुझे दीजिए। जिस लाल चौक पर हिम्मत नहीं थी कि कोई वहां पर झंडा लहरा दे, वहां पर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, क्या ये तस्वीरें आपको अच्छी नहीं लगती खान साहब? लाल चौक पे आपको पता है वो तस्वीरें ना सिर्फ हमारे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ख्याति प्राप्त की है उन तस्वीरों ने। 1973 में पहली बार वहां पे झंडा फहराया गया लाल चौक पे, तो ये झंडा फहराने की बात थी, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है। तो आप उसी 73 के बाद से वहां पर दूसरा झंडा क्यों गया? आप जाने ही नहीं देते। जम्मू कश्मीर का एक अलग से झंडा क्यों रहा? आप उस 73 के बाद से वही चलने देते ना। लाल चौक पर तो लहराता रहता तिरंगा, क्यों नहीं लहराने दिया आपने? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। नहीं समझा। बोलिए, आप अपनी बात जारी रखिए। मैं कह रहा हूँ कश्मीर मैं का कोई 1 सेकंड दे दीजिए बस देवेंद्र जी, मैं आ रही हूँ। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कश्मीर का कोई भी झंडा वह नहीं फहराया गया। वो जो अब तो वैसे नहीं फहरा सकते सर, अब तो वैसे नहीं फहरा सकते, हटा दी ना 370, अब कौन फहराएगा वहां पर? नहीं, 370 हटने से मुस्लिम झंडे का क्या लेना देना? मुस्लिम झंडे की बात कौन कर रहा है? आप हर बात को मुस्लिमों से क्यों जोड़ लेते हैं सर? मैंने मुस्लिम झंडे की बात ही नहीं की, मैं जम्मू कश्मीर के झंडे की बात कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर का झंडा क्या मुस्लिम झंडा था? आप खुद ये विवादित बयान दे रहे हैं। कितने सालों तक वहां जो झंडा फहराया गया वो मुस्लिम झंडा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कश्मीरी झंडा वहां फहराने का मतलब हाँ, तो ऐसे बोलिए ना। तिरंगा फहराया गया वहां पे। 370 का मतलब बताएं आप मुझे, धारा 370 क्यों लगाई गई थी? आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत से ही अगर तिरंगा वहां फहराया गया तो फिर इतने सालों से हमने तो नहीं देखा कि वहां पर फहरा दिया गया हो। जब से ये धारा 370 खत्म की गई है उससे पहले आप मुझे बताइए कितनी बार 15 अगस्त को वहां पर राष्ट्रगान हो गया हो, कितनी बार वहां पर तिरंगा लहरा दिया गया हो, ये सारी आप मुझे बताइए, मुझे याद नहीं है सर। नहीं, राष्ट्रगान बराबर हुआ है और तिरंगा भी फहराया गया है। मैं ये नहीं कह रहा वहां पे अगर वो तिरंगा नहीं फहरा गया तो आजादी के बाद से वो हमारा अभिन्न अंग नहीं, हमारा भारत ही है वो। ये बार बार हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे अभिन्न अंग 1947 और राजा हरि सिंह के टाइम में था। जब से वो भारत में विलय हुआ है तो भारत ही है वो, अभिन्न अंग हम नहीं बोलेंगे उसे। हमारा मेन हिस्सा है जो हिंदुस्तान का मेन ऑफ पार्ट्स है वो। आप उसे अभिन्न अंग कह के उसे अलग करने की कोशिश ना करें। बहुत ही संयोग से, बहुत ही संयम से और बहुत ही समझदारी से उसे आपस में मिला करके हिंदुस्तान बना है वहां पे। वो हिंदुस्तान का बॉर्डर है, वो अभिन्न अंग नहीं है। चलिए देवेंद्र प्रमुख जी, मुझे थोड़ा सा पीछे ले जाइए सर। मुझे सच में याद नहीं है कि कब वहां पर तिरंगा फहराया गया था 19 से पहले। नहीं, मैं एक चीज इनकी खान साहब का जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सिस्टम जो पटरी से जिसे कहें नाइन से उतर की बात, वो समझ नहीं पाए आपकी बात को। मैं उनको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगा, आपने इनसे पहले भी पूछा कि आप तिरंगे का समर्थन करते हैं, जम्मू कश्मीर में तिरंगा आपको अच्छा लग रहा या नहीं लग रहा, पहनना चाहिए था या नहीं पहनना चाहिए था, आज अच्छा लग रहा है या इससे पहले अच्छा लग रहा था? तो तिरंगे की बात कर रहे हो तो आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया?
मुझे पता था आप ये सवाल उठाएंगे, आप ये सवाल उठाएंगे, ये मुझे पहले से जानकारी थी सर। तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है, ये बात वापस लो। तिरंगे की बात है तो आरएसएस के दफ्तर पे 50 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? मुझे मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। मैं जानता हूं जितना जोश है। खान साहब, आपका जोश मैंने पहले भी ढीला कर दिया था, अब भी हो जाएगा 2 मिनट में। अरे आपके बस की नहीं है ढीला करना। हमारा जोश को अंग्रेज ढीला नहीं कर पाए, ये चड्डीधारी भाई नहीं कर पाएंगे भाई। थे आप, अंग्रेजों की तलाशी कर दिया, इसलिए नहीं हुआ। हमारे दल्ले नहीं थे आप, हमारे दल्ले नहीं थे, हम लोगों ने कर दिया आपको। हम लोग अंग्रेज के दलाल को आपसे, हाँ अंग्रेजों को आपके हमने ठीक परिवार किया है। खानदान से जिस तरह से देश के अरे साथ मित्र, हमारे अंग्रेजों के मुखौटे अंग्रेजों हमने जम्मू में, कश्मीर में, पूरे देश में एक झंडा, एक नारा, एक राशन कार्ड हमने नहीं लिखा, एक संविधान आपने लिखा, एक आधार अंग्रेजों का मुख में ये लागू करने का आने से पहले नारा दिया था, वो पूरा कर दिया। लेकिन आप लोग जो है वो आपके गले नहीं उतरेगा। आप जिस काम को करते हैं, गद्दारी कांग्रेस के डीएमके की है, रहेगी। कई मुसलमानों की बात करते हैं, कई सिख ईसाई पर आ जाते हैं, लेकिन जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस पर बोलने से बचते हैं। कहीं कलमा पढ़ने जाते हैं तो कहीं कलावा बंधवाने पहुंच जाते हैं, कहीं मंत्र की बात करते हैं तो कहीं कलमा पढ़ने लगते हैं। तो भूल जाते हैं ना हिंदू ना मुसलमान, ना हिंदू ना मुसलमान अगर किसी धर्म के साथ खड़े होते तो आज जरूर कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस जोड़ो जो यात्रा नहीं, भारत नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं करनी पड़ती। अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए पूरे देश में निकले हैं आप, पहले कम से कम अपने घर को ठीक कर लीजिए। सोनिया जी को, राहुल जी को एक मकान में रहने दीजिए, एक ही घर ठीक है उनके लिए। उनके पास छोटा सा परिवार है, जिस तरह उन्होंने अलग अलग निवास बना रखे हैं। नहीं, कांग्रेस परिवार पर बात करने से जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधर जाएगी क्या सर? सोनिया गांधी, राहुल गांधी को एक घर में शिफ्ट करने से कुछ बदल जाएगा क्या? ये तो बिल्कुल आप बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं सर कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इकट्ठे रहने दो। क्या करना है आपको? वो अलग रहें, इकट्ठे रहें। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर बात कीजिए ना आप। उन्होंने आतंकवादी घटनाओं की जानकारी आपको दी कि कितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, और आपने भी जवाब नहीं दिया प्रमुख साहब कि 4 परिवार बस पाए हैं अभी तक। अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें तो ये जवाब भी दे फिर। लेकिन खान साहब बीच में कूद जाते हैं तो उनको समझाना पड़ता है। मैंने तो वही कहा था, मैं ये कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो हालात आज पैदा हुए हैं वो देश आजाद होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में, आपको भी लगता है, आपने ये माना, मुझको भी लगता है। और जब अब ये 15 अगस्त से लेकर, पिछली बार से लेकर अब की बार तक ये लगा कि तिरंगा होता क्या है, लाल चौक पर कैसे जश्न मनता है, और जिन आतंकवादियों की बात करते थे, जिन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में आतंक मचाया था, वो सब खत्म हो चुके हैं। वहां कोई आतंकवाद नहीं बचा, आखिरी सांस अपनी ले रहे हैं। गलती से कोई आता है तो 12 घंटे नहीं पकड़ता, इतने उसकी डेड बॉडी सज कर और उसका सजा हो जाता है, सजदा निकल जाता है, वो कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, 12 घंटे नहीं पकड़ता। ये आज हालात हैं, ये हालात है कश्मीर के। अगर किसी में दम हो तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि हुर्रियत से लेकर जो भी आतंकवादियों के समर्थक थे, जाकर एक बार जाकर देख ले, अपनी औकात बता दे, एक सेना पर पत्थर फेंक कर दिखा दे। अगर घर में से निकाल कर नहीं बोला गया तो राजनीति छोड़ देंगे। यही तय था, और यही कारण था कि वहां कश्मीर में झंडा तिरंगा होगा, एक होगा, संविधान होगा, संविधान का राज होगा, कानून का राज होगा। और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया मेरे मित्र ने, आज दुनिया में 4थे 5वें नंबर का अपना देश बैठता है, और भारत का सबसे बड़ा राज्य है कि आप लोग जो वहां क्या करते आए थे, आज उत्तर प्रदेश मिसाल के तौर पर जाना जाता है। कानून का राज है, कानून का राज है, पूरे देश में कानून का राज है। जो देश तरस गया था, कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने याद दिलाया है। आए दिन वहाँ रेप की घटनाएं होती है उत्तर प्रदेश में, आए दिन दलितों के लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है उत्तर प्रदेश में। रात को 11 बजे दलित के लड़की को जला दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात मत करो मित्र हमारे। मुसलमान की हिंदू की बात कर किसी मंदिर या मस्जिद को जला दे। हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे,
ये शमशान, कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 4 चीजों पे ही बोल पाते हैं ये लोग। ये बीजेपी वो आपसे सहन नहीं हो रहा। बोलेंगे 5 मिनट आप सवाल करो, कमी काट जाएंगे। चाहते थे आपके मैं ये कहता हूँ इनको थोड़ी भी शर्म बची है तो ये रोजगार पे बात करें, महंगाई पे बात करें, ये करेंगे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल विपिन जी, यहाँ पे का रुख कर रही हूँ मैं। उनको शर्म आएगी। ये सिर्फ अडानी अंबानी के दलाली में बात करेंगे। ये अडानी और अंबानी के दलाल हैं। अरे सर, ये अंबानी अडानी के प्रोजेक्ट तो आपके राज्यों में भी चल रहे हैं ना सर। ये तो मुद्दे से भटकने वाली बात हो गई कि अभी महंगाई ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, जब मसला ही नहीं है, जिस मसले पर बात हो रही है उसी पर चर्चा की जाएगी। विपिन शर्मा जी, ठीक है, 1 मिनट, विपिन शर्मा जी का एक बार रुक कर लेते हैं, उसके बाद मैं खान साहब आपके पास आऊंगी। प्लीज बताइए विपिन जी। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो बहुत अति अनिवार्य है उस बात का जिक्र करना कि हमारा देश हिंदुस्तान, हम फक्र करते हैं, नाज है, और सबसे अच्छी खूबसूरत बात हमारे देश की है कि हम सर्व धर्म को मानने वाला हमारा मुल्क है, हमारा देश है, और हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम तुलना करें चीन से, चीन में क्या हाल है, वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनका क्या हाल है, बद से बदतर उन्होंने हाल कर रखा है वहां पर। लेकिन यहां पर हम लोग बात करते हैं, कुछ जयचंद, बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए, वो बात करते हैं कि पाकिस्तान और चीन को आप शामिल करें वार्ता में। कितने दुख की बात है, कितना चिंता का विषय है, ये मुद्दे को कितना ज्वलंत बना देते हैं। यह लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने एक बात संदेश दिया था देशवासियों को, जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे। उन्होंने बोला सबसे बड़ी चुनौतियां देश के सामने विस्तारवाद और आतंकवाद है। आतंकवाद की बात करी तो पाकिस्तान की तरफ इशारा था, और विस्तारवाद की बात करी तो चीन की तरफ इशारा था। हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है। और ये बात हम कब, किसी को क्या समझाने की आवश्यकता है कि हम लोग जब ये बात करें कि चीन को शामिल करें कश्मीर के मुद्दे पर, तो ये बातें, अब वो दौर निकल गया। एक नई सुबह का आगाज हुआ है। आपने रोशनी एक्ट को हटाया, अच्छी बात है, आपने 370 धारा हटाई, 35 हटाई, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसकी बहाली की बात करें। यहाँ पर अभी इतने वर्षों से किसका उद्धार हुआ है, किसका विकास हुआ है? अपना ही युवा गुमराह हो गया था। तो अब ये समझना चाहिए कि जो बात करेगा राष्ट्रवाद की, जो बात करेगा एक राष्ट्र एक संविधान, एक राष्ट्र एक तिरंगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जनता उसको स्वीकार करेगी। ये आत्ममंथन करने का समय है। और सबसे अच्छी बात, मैं मुन्ना खान साहब के साथ कई चर्चाओं में मैंने भाग लिया इनके साथ, और मैंने हर एक मंच से एक बात बोली है, दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो देश की धड़कन है, वहां पर कांग्रेस की सरकार रही है। और निश्चित बात है, जो कार्य विकास के दिल्ली में हुए, राजधानी में, उसका श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है। 1998 से लेकर 2013 का दौर, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी, आप जितने भी, आप जहां विधानसभा जाते थे वहां पर आपको कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जब जनता ने उनको स्वीकार करा था, सर माथे लिया था, और विकास कार्य हुए थे। वही कांग्रेस को अब प्रयास करने चाहिए कि क्या, आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या कारण है वो जनता से दूर जा रही है, और दोबारा कैसे दिलों में वापसी वो करे। मुन्ना खान से ये बात तो गुलाम नबी आजाद ने भी कही है कि अभी जो स्थिति है कांग्रेस की, उस स्थिति को देखकर लगता नहीं है कि संसद में 2/3 की बहुमत वाली अब आप सरकार कभी बना पाएंगे। खान साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं गुलाम नबी आजाद के किसी भी बातों में नहीं जाता और किसी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। सबसे बड़ी बात यह है, अभी विकास की बात हुई तो मैं ये कह रहा हूँ, आजादी के बाद एक सुई नहीं बनता, उसके बाद बड़ी बहुत हिसाब से फैक्ट्रियां लगाई गई, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, एम्स बने, और उसके बाद 2 युद्ध हुए, 1965 और 1971। 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हमें सीना ठोकने की और ढोल लगाने पीटने की आदत नहीं है। हमारा तो विकास बोलता है, कांग्रेस पार्टी का विकास बोलता है। जिस तरह से बीजेपी का झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, एक झूठ फ्लैश करेंगे उसके लिए वो बड़ा झूठ बोलते हैं ताकि वो छोटा झूठ दब जाए, फिर वो छोटे बड़े झूठ को दाबने के लिए उससे बड़ा झूठ बोलते हैं वो। तो इनकी पूरी की पूरी कैबिनेट झूठ बोलने में मजबूर है। आज ये महंगाई पे नहीं बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, पेट्रोल पे बात नहीं करेंगे, डीजल पे बात नहीं करेंगे, ये रसोई गैस पे बात नहीं करेंगे। जो कहते थे कि मोदी सरकार का आते टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, 1 नेशन 1 टैक्स, क्या हुआ? 2% टैक्स पे हिंदुस्तान बंद हो जाता था। आज 5% अलग है, 18% अलग है, 28% अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि आज तक लोगों को यह समझ में नहीं आया कि जीएसटी है क्या। तो ये सरकार टेलीप्रॉम्प्टर से चल रही है, ये सरकार कुछ दिमाग से अपने ध्यान से बोल नहीं रही है। स्क्रिप्ट लिख देने से और बोल देने से ये देश नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए देशवासियों से समझने पड़ेंगे। बार बार ये मन की बात करते हैं, कभी दूसरे की मन की बात सुनते नहीं। ये युवाओं से मन की बात करते हैं और अडानी अंबानी से धन की बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे देश नहीं चलेगा। आप युवाओं से भी रोजगार की बात करो, यहाँ के देशवासियों से महंगाई की बात करो, यहाँ डीजल पेट्रोल की बात करो, रसोई गैस की बात करो। साल के 2 करोड़ नौकरियां थे, आप देने के वादे के स्मार्ट सिटी बनाने की बात की। 2022 तक हर गरीब को घर मिलना था, 2022 में बुलेट ट्रेन चलनी थी, 2022 तक चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठना था। अरे आप तो जो पूजा में जो भोग लगने वाले थे उस पे आपने जीएसटी लगा दी। आप तो इतनी नीच, आपकी सरकार ने इतनी नीच हरकत की है कि जो लोग पूजा पाठ में सामान लगाते हैं, दूध दही घी छाछ, आपने उस पर जीएसटी लगाने का काम किया। जो गरीब 2 रोटियां खाते थे, 2 रोटियों पे आपने जीएसटी लगाने का काम किया। ये तो देश में इतिहास में आजादी के बाद पहली बार ऐसी शाह और शहंशाह की सरकार देखने को आई है कि जो गरीब को आटे पे भी जीएसटी लगाने का काम किया। तो आप ये विकास की बात ना करें, आप विनाश की बात करें, वो शोभनीय बातें हैं मित्र हमारे, और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। बताइए प्रमुख साहब, आप विकास का नहीं विनाश की बात करें, वही आपको शोभा देती हैं। देखिए, एक चीज और क्लियर करता हूं पल्लवी जी, हमारे मित्र ने खान साहब ने बड़े अच्छे से शानदार तरीके से महंगाई का मुद्दा भी कई बार उठाया, देश की आर्थिक स्थिति जीडीपी का मुद्दा उठाया, और हम लोग ये कहते भी हैं, विपक्ष के सब लोग कहते हैं कि ये चर्चा नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि चर्चा इस पर होनी चाहिए। आज विश्व बिरादरी में जब से देश आजाद हुआ सबसे टॉप स्तर पर आज भारत की स्थिति है। आज सम्मान के साथ भारत जहां खड़ा है 10वें नंबर पर था, हम 2014 में जब सरकार बनी थी, आज 5वें नंबर पर खड़े हैं अर्थव्यवस्था के रूप में। पूरी दुनिया हमको सलामी मार रही है। उस 5 जो टॉप की जो बात कर रहे हैं, रैंक की बात कर रहे हैं, आज भारत खड़ा हुआ। और जिस रेट की आज बात कर रहे हैं ना डीजल पेट्रोल की, इस रेट से ज्यादा ये 15 वर्ष पहले बेच चुके हैं। अगर इसका एक कंपेयर करके निकाल लेना तो आज कोरोना काल और सारी चीज के बाद भी हमने सब चीज को संभाल कर रखा है, बिल्कुल कंट्रोल में रखा है। पूरी दुनिया हिली पड़ी है, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सबसे ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था, महंगाई दर हमारे यहाँ फिर भी उनसे अच्छी कम है, उनके यहाँ हमसे घनी ज्यादा है। जो आपस में आपसे विकसित कंट्रियों की बात कर रहा हूँ, आप लेके डाटा लेकर बैठ जाइए, एक एक कंट्री का निकाल कर दे दीजिए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक आदत पड़ गई है कि आपने जैसे मृत्यु के बाद एक रहना होता है ना देहात के, उसमें परिवारों में मिलता है वो लेडीजों का, कि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सिर्फ एक जो निकाल देगी आवाज, उसके पीछे सब एक से निकालो। तो उनकी से गाली दे रहे हो जिसको हमारे घर के दे रहे हैं, जिसको हमारे परिवार के दे रहे हैं। आपको राहुल जी मिल गए, वो अच्छा बोले गलत बोले, आप पूरी कांग्रेस को रीढ़ पीटनी है। आपने धीरे धीरे करके एक नौजवान नेताओं की टीम इस देश से खत्म कर दी। बीजेपी का प्रवक्ता होकर ये बात बता रहा हूं बड़ी गहन अंदर तक। अगर आप चाहते तो आपकी पार्टी जिंदा रह जाती। ऐसे ऐसे नौजवान जो लाइन में खड़े थे, बहुत बुद्धिजीवी थे, जो राजस्थान में आज ताजा घटना है, आपने सचिन पायलट जैसे नेता को खत्म करने के बाद कांग्रेस की रीढ़ ही खत्म कर दी है। आपने कई नेता ऐसे खोए हैं अब जिनको दोबारा पैदा करने में आपको जन्म लग जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि आने वाला समय आपका है ही नहीं। आप भी खान साहब कोई जगह ढूंढ लीजिए। आपके जो बड़े भाई गए गुलाम नबी साहब बड़े बुद्धिजीवी और समझदार हैं, ये डूबता हुआ जहाज है, पता नहीं कब लेके कहां आपको भी समंदर में समा जाएगा। कांग्रेस के आपके दरवाजे खुले तो रहते हैं सर, ज्यादा कुछ नहीं। आपके दरवाजे खुले तो रहते हैं सर, हमारे आपके करियर तो सबका सुरक्षित है, चाहे बीजेपी में हो जाए जाकर। जब भी बोलोगे आ जाऊंगा। अरे आप बताओ तो सही कब आने। आप ये बताइए, आपकी कोई फाइल तो नहीं दबी है खान साहब? आपकी अगर फाइल कोई दबी हो तो चले जाइए आप। चलिए, ये तो वैसे मुद्दे से हटने वाली बात होगी। सुनिए, ठीक है प्रमुख साहब एक सवाल और है। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि जो नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही होनी चाहिए, वो आप बाहर के राज्य के लोगों को कैसे दे सकते हैं? देखिए, मैंने उनकी सारी बातों को, कोई चीज ऐसी होती है कभी कभार हमारे मतलब की आगे, पल्लवी जी अब कोई यहाँ से पढ़ने सीरियस बात चल रही है, वो हमें अच्छी लगने लगी, कोई बात ऐसी आ सकती है खान साहब के मतलब की भी आ सकती है, या सपा बसपा जैसे गठबंधनों की आ सकती है।
मैं उनको उनके लिए इसलिए कह रहा था कि उनकी सीनियरिटी के हिसाब से, जैसे खान साहब ने कहा कि अपना लाभ उठाने के लिए वो भी छोड़कर चले गए, या कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता आज उनको जो ग्लानि कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ऐसा होना किसी भी राजनीतिक पार्टी में ठीक नहीं होता है। अगर उन्होंने कोई सलाह दी है, कोई बात नहीं है, अगर मैंने इनके नेताओं का नाम लिया है तो मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे इस बात का दुख है कि इस देश का किसी भी पार्टी में नौजवान भविष्य राजनीतिक जो लीडर है, अगर उसका दफन होता है, अगर वो नहीं उभरता है, तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो या बीजेपी के अंदर हो या सपा बसपा के अंदर हो, अगर कोई नौजवान राजनीति कर रहा है और उसमें उस पार्टी में उसका जो हक बनता है उसको नहीं मिलता, तो देश की जनता की जिम्मेदारी भी बनती है कि न्याय मिले। आज कांग्रेस ने बड़ी गलती यही कर रखी है। चलिए ठीक है सर, समय कम होता जा रहा है सर, एक कमेंट ले लेती हूँ आखिरी सभी का, बताइए खान साहब। देवेंद्र जी शांत हो जाए मित्र, हमारे शांत हो जाए, सामने तो कोई ना कोई आएगा ही। केजरीवाल खड़े तुमसे देवेंद्र जी शांत हो जाए। अगर केजरीवाल से बचेंगे तो ममता दीदी खड़ी है, अगर ममता से बचेंगे नीतीश है। देवेंद्र जी आप शांत हो जाए। हमें तो लड़ना है, आपको एक एक करके आना है, हमें लड़ना है, सबको पटकनी दे दे के ठीक करके। अरे प्रमुख साहब, इनसे मत लड़िए, जो समस्याएं हैं देश की उनसे लड़िए, नेताओं से मत लड़िए, समस्याओं से लड़िए आप। चलिए खान साहब, आखिरी कमेंट आपका। बस प्रमुख जी, अब आखिरी एक कमेंट ले लेती हूँ सर, समय कम होता जा रहा है। खान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि साइंस ने इतनी तरक्की की, जाने वाले को नहीं रोक पाया, लेकिन आने वाले को तो रोका है, ये तो मैं मानता हूँ। तो गुलाम नबी आजाद जी चले गए, तो इसमें ऐसी बात नहीं है। 16 करोड़ कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ, ईमानदारी के साथ और अपने शक्ति के साथ खड़ी है। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से जन सैलाब आया है और कई दलों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार कि कोई भी दल है मैं उससे लड़ लूंगा, तो मैं मित्र मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप के जो वादे थे पहले आप उनसे लड़े। आपने जो वादा किया था महंगाई देश में नहीं रहेगी, पहले आप उनसे लड़े, आप रोजगार से लड़े, आप अत्याचार से लड़े, आप अपने अहंकार से लड़े, जो आपके अंदर इतना अहंकार भरा है जो रावण के पास भी नहीं भरा था। अरे रावण के सोने की लंका नहीं रही तो आपकी क्या औकात है भाई? जुम्मे 8 दिन भी नहीं हुए और 70 साल वाले को पाठ पढ़ा रहे हो कि आपकी पार्टी बची नहीं, आपकी पार्टी ध्वंस नहीं। अरे दो आपके सांसद थे, 70 साल घुटनों के बल रेंगते हुए यहाँ पे पहुंचे हो, और आज ये घमंड वाली बात, ये शहंशाह वाली बात। अरे माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं, इतनी घमंड ठीक नहीं है। 2024 में फुल तैयारी कर लो इस बार। चलिए 2024 की तैयारी में लग तो गए राहुल गांधी, उम्मीद करते हैं कि जो तैयारियां वो कर रहे हैं उन तैयारियों में उन्हें सफलता जरूर मिले। अभी समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ सर बीच में। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।